ओके, सो अब हम एरर एंड द रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एरर इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट। सो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि हम जो भी एरर को रेक्टिफाई करते हैं, जो एरर को ठीक करते हैं हम, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट आप निकालते हो P&L अकाउंट से, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हमें देखनी है। अब 3 टाइप के अकाउंट हमने पढ़े हुए हैं: पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। 3 टाइप के अकाउंट हमने पढ़े हुए हैं। पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति, फर्म आदि के नाम से बनता है। नॉमिनल अकाउंट जिसमें आपके आ जाते हैं सारे के आपके एक्सपेंस और आपके इनकम या आपके लॉस और आपका गेन। रियल अकाउंट में आपके सारी की सारी आपकी एसेट्स आ जाती हैं। ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आप 11th-12th में कॉमर्स पढ़ के आए हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इन 3 में से किस टाइप की एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करते हो, और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इन तीनों में से कौन सी अकाउंट है जिसको आप बैलेंस शीट के अंदर शो करते हो। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम हमेशा शुरुआत करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो लिखते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे हम सारी इनकम लिखते हैं। ठीक है। और इनकम में से एक्सपेंस घटा देते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो हमारा नेट लॉस निकलता है। इसी तरीके से जब बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के यहाँ पे आपको पता है एसेट्स लिखी जाती हैं, और यहाँ पे आपकी कैपिटल लिखी जाती है और आपकी लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट है। आपकी जो पर्सनल अकाउंट है वो, और एसेट्स आपका रियल अकाउंट है। और P&L अकाउंट में आपके एक्सपेंस और इनकम आते हैं, जो कि आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो नॉमिनल अकाउंट है, सिर्फ इनके ऊपर होने वाली इनकी जो भी आप एरर है, जो गलतियाँ आपने कर रखी है, उसको सुधारने से जो फ़र्क पड़ेगा P&L अकाउंट पे, वो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से संबंधित गलतियों को सुधारने पे पड़ेगा। अगर आप पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट से संबंधित कोई भी एरर रेक्टिफाई करते हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी है, उसको आपने परचेज अकाउंट से दिखा दिया। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट को अगर आप डेबिट करते हो तो इस डेबिट का P&L पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी अकाउंट आपका बैलेंस शीट से संबंधित आइटम है। ये बैलेंस शीट की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंस या गेन और लॉस, इनको ही देख चलते हैं। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट का फर्क पड़ता है आपका P&L अकाउंट के ऊपर। ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि जो आपने रेक्टिफाई की है एरर, उनका प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो ये पता लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है बाय प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट। आप एक स्टेटमेंट तैयार करते हो, एक विवरण बनाते हो। और दूसरा तरीका है बाय प्रिपेयरिंग ए रिवाइज्ड P&L। आप एक नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, एक रिवाइज्ड P&L अकाउंट बनाते हो। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसी होती है? इस स्टेटमेंट के अंदर आप 2 पार्ट बनाते हो। ठीक है। टी अकाउंट ही आपका, तो 2 पार्ट आप बनाते हो इस स्टेटमेंट के अंदर। एक तरफ आप लिखते हो डिक्रीज और दूसरी तरफ आप लिखते हो इंक्रीज। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिक्रीज और यहाँ आप लिख सकते हो इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है वो सारी जो आपने एरर को सुधारा है, वो सुधार करते समय हम एंट्रीज बनाते हैं, प्रविष्टियाँ करते हैं। तो अगर उस सुधार की हुई एंट्री की वजह से आपके नेट प्रॉफिट को के बढ़ने के चांस हैं, तो उस केस में हम उसे इंक्रीज में दिखाते हैं। और अगर आपके नेट प्रॉफिट के कम होने के चांस है तो हम उसे डिक्रीज में दिखाते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये आपका रिवीजन है, ये आपको पता होना चाहिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हुए आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम यहाँ लिखते हैं एक्सपेंस और यहाँ लिखते हैं इनकम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम का बैलेंस क्या होता है या एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, तो अभी तक आपको पता होना चाहिए ये बात, क्योंकि हम दोबारा से ये चीज़ें भी डेबिट और क्रेडिट वाले रूल कर चुके हैं। इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट,
और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट। बैलेंस का मतलब है किस साइड लिखने से इसका बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको पता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये डेबिट और क्रेडिट का। तो इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अगर आप अपनी जो सुधार की जो प्रविष्टियां करते हो, जो एंट्रीज करते हो रेक्टिफिकेशन की, उसमें इनकम के किसी अकाउंट को क्रेडिट साइड पे आप लिखते हो, इसका मतलब होता है आप इनकम के अंदर इंक्रीज कर रहे हो। अगर इनकम में इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम उसे यहाँ पे इंक्रीज साइड के ऊपर शो करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एक्सपेंस है, आपने कोई सुधार की प्रविष्टि करी और आपने उसमें एक्सपेंस को या लॉस को डेबिट साइड पे किया। फॉर एग्जांपल, आपकी सुधारी हुई प्रविष्टि के अंदर आपने, जैसे बेड डेट्स थी, बेड डेट्स को डेबिट करते, तो आपने सुधारी हुई प्रविष्टि के अंदर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट इस तरीके से किया टू जो भी अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है या कोई दूसरा जो भी अकाउंट है, आप जो सुधार की प्रविष्टि जो भी हम एंट्री जो भी करते आए हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो अगर आपने बेड डेट्स को डेबिट किया है, इसका मतलब है आपने एक्सपेंस को बढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने एक्सपेंस को बढ़ाया है, मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ा है, आपका लॉस बढ़ा है, तो लॉस के बढ़ने से या खर्चे के बढ़ने से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो इसका तो अगर आपने डेबिट किया है किसी एक्सपेंस को, उससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हम उस अमाउंट को डिक्रीज साइड पे लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट में अगर डिक्रीज होगी उस एंट्री की वजह से तो डिक्रीज साइड पे लिखेंगे, अगर नेट प्रॉफिट में इंक्रीज होगी तो इंक्रीज साइड पे लिखेंगे। अगर आपने एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसका मतलब आपका एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस अगर आपका कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट उस बढ़ेगा, तो वो हम लिखेंगे इंक्रीज साइड पे। बेसिक कॉमन सेंस है जो मैंने अभी अभी बोला है आपको। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का रूल अगर आपको आता है, जो कि हमने रिवाइज किया है कि नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, और कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर एक्सपेंस का अकाउंट आपने डेबिट किया है मतलब आपका प्रॉफिट कम होगा, तो हम डिक्रीज साइड पे लिख देंगे। ठीक है, और अगर आपका इनकम का अकाउंट आपने क्रेडिट का रखा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम उसे इंक्रीज साइड पे लिख देंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस की बेसिक बात है ये। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि ये बात और भी ज़्यादा आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, 16th इलस्ट्रेशन है। एन अकाउंटेंट वाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स फाउंड दैट देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 8595 इन द ट्रायल बैलेंस। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि एक बिजनेस अकाउंटेंट ने अपना जो है ट्रायल बैलेंस देखा, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस देखते हुए उसको पता चला कि उसका डेबिट और क्रेडिट साइड जो है इक्वल नहीं आ रहा है, उनके बीच में 8,595 रुपये का फ़र्क आ रहा है। और बीइंग रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, अब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का टाइम आ रहा था, उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो एरर को सबको सुधारे। तो उसने क्या किया, उसने जो फ़र्क आ रहा था उसको एक सस्पेंस अकाउंट खोल दिया और सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दिया, और वो फ़र्क जो दोनों साइड थी उसकी ट्रायल बैलेंस की, वो उसने इक्वल कर दी है। ठीक है, नाउ ओके, इतना बैलेंस आया था। बीइंग रिक्वायर्ड द प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट द प्लेस डिफरेंस टू न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, फिर वो आगे आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिए। तो अब जो भी आपका बैलेंस था, ठीक है, आपने सस्पेंस अकाउंट खोल के उसको ठीक किया है। तो मान लेते कि यहाँ पे जो था आपका नेक्स्ट ईयर जब आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया तो आपका यहाँ पे डेबिट साइड पे शो होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, हम क्या लिखते हैं अगर आपका ट्रायल बैलेंस वाला बैलेंस लिखना होता है, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना है, 8,595, और आपका ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट में इतना डाला था, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के अंदर हम इतना डाल देंगे, और आखिर में आपका सस्पेंस अकाउंट का दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंट्री बता रहा है, गुड्स बोट फ्रॉम ए मर्चेंट फॉर 550 रुपीज़ हैज़ बिन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 5500। तो बेसिकली आपने क्या किया है, एक मर्चेंट पोस्टेड नाम आते ही आप समझ लेना कि यहाँ पे लेजर अकाउंट की बात हो रही है, जनरल एंट्री की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने गुड्स खरीदे किसी से और एक मर्चेंट से, और आपने जब उस मर्चेंट का अकाउंट बनाया तो मर्चेंट के अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड पे
₹550 दिखाने थे, लेकिन आपने दिखा दिए 5500, यानी आपने क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया 4,950 से। तो इसको ठीक करने के लिए हमें ये 4,950 डेबिट साइड पे लिखने पड़ेंगे, ये बैलेंस हमारा यहाँ पे 550 ही बचे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर को सुधारेंगे। सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मर्चेंट अकाउंट को डेबिट। तो हम इसको जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी 4950 और 4,950 की। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मर्चेंट के नाम से 4,950 की हमने एंट्री डाल दी। दूसरी चीज़ क्या है, अब हम एक बना रहे हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस चीज़ की बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका नाम है स्टेटमेंट का, तो नाम अच्छे से याद रखना है। स्टेटमेंट का नाम है। इसके अंदर हम बनाएंगे, एक कॉलम होगा आपका इंक्रीज का, ठीक है, क्रेडिट साइड, क्योंकि अगर आप इनकम को क्रेडिट में लिखोगे तो इनकम बढ़ेगी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे तो एक्सपेंस कम होगा, तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्रेडिट अगर आप कुछ भी करते हो, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसको हम इंक्रीज में लिखेंगे। अगर आप एक्सपेंस को या इनकम को डेबिट करते हो तो उससे आपका प्रॉफिट घटेगा, तो हम उसे डिक्रीज में लिख देंगे। यहाँ पे आप लिखोगे अकाउंट्स अफेक्टेड, किन अकाउंट्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, जो आपने सुधार वाली एंट्री की है उससे किस अकाउंट पे फर्क पड़ रहा है, और यहाँ आप डाल दोगे उसका इसका सीरियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट सीरियल नंबर पे देखो, हमने जो पहली एंट्री सुधारी है इसमें मर्चेंट अकाउंट पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आपका ना ही तो एक्सपेंस पे फर्क पड़ रहा है ना ही इनकम पे फर्क पड़ रहा है। मर्चेंट अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की जो हमारी आइटम्स होती है, जो अकाउंट होते हैं नॉमिनल नेचर के, सिर्फ उन्हीं में जो डेबिट या क्रेडिट होता है उससे ही हमारे प्रॉफिट पे असर पड़ता है, तो इससे हमारा कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब सेकेंड एंट्री देख लेते हैं हम। सेकेंड एंट्री में क्या बोल रहा है, एन आइटम ऑफ 1062 की एक आइटम है, आपने इसको सेल रिटर्न बुक में दिखा दिया, हैज़ बिन पोस्टेड, ध्यान रखना, टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। पोस्टेड का मतलब है कि आपने जो एंट्री करी है वो जो गलती की है वो लेजर अकाउंट में पोस्ट करते टाइम की है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, मतलब आपने जर्नल एंट्री में तो सेल्स रिटर्न बुक लिखा था, पर आपने इसको पोस्ट करते टाइम, लेजर अकाउंट बनाते टाइम आपने इसको कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो आपने कस्टमर के अकाउंट में डेबिट साइड पे गलती से 1062 लिख दिया, तो आपने कस्टमर के अकाउंट को क्या किया है, ओके सो ये बननी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट जनरल एंट्री जो आपकी बन रही है टू कस्टमर जिसने रिटर्न किया है, और 1062 और 1062, तो ये जनरल एंट्री तो आपने बनाई सही, पर आपने अकाउंट पे पोस्ट करते टाइम क्या किया, इस कस्टमर के आपने डेबिट साइड पे 1062 दिखा दिए, जबकि दिखाने क्या चाहिए थे, क्रेडिट साइड के ऊपर 1062 ये दिखाना चाहिए था, और आपने ये कर दिया डेबिट साइड पे। तो मुझे क्रेडिट साइड के ऊपर 1062 का बैलेंस चाहिए, ये बैलेंस मुझे चाहिए। कब आएगा, अगर मैं डेबिट साइड पे इस 1062 का दुगना लिख देती हूँ, तो उसमें से जब मैं डेबिट साइड माइनस करूँगी तो मेरा क्रेडिट बैलेंस 1062 बचेगा, तो इसका दुगना हो जाता है आपका 2124। तो अगर मैं कस्टमर के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे को 2124 से क्रेडिट कर देती हूँ, तो 2124 माइनस 1062, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा 1062, तो मेरी एंट्री ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो कस्टमर के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है। अब इसमें सिर्फ
लेजर अकाउंट में पोस्ट करते समय गलती हुई है, यानी सिर्फ एक ही अकाउंट प्रभावित हो रहा है कस्टमर का, तो वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट से ट्रीट करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और कस्टमर जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे सेम यही चीज़ लिखेंगे, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स। लेकिन सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम 2024 की एंट्री ज़रूर दिखाएंगे। तो ये सस्पेंस अकाउंट, इसके डेबिट साइड पे यहाँ पे कस्टमर के नाम से 2024 दिखा देंगे हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रही है, सन्ड्री आइटम्स ऑफ प्लांट सोल्ड फॉर 26,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, द टोटल ऑफ विच बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ओके। आपने क्या किया है, सन्ड्री आइटम्स ऑफ प्लांट सोल्ड, आपने एक प्लांट सेल किया 26,000 रुपये का, जिसको आपने हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, पोस्टेड नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना, एंटर्ड इन द सेल्स बुक में आपने डाला और फिर उसके टोटल को आपने सेल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो यानी आपने शुरू में गलती एंट्री जर्नल एंट्री के टाइम ही कर दी। प्लांट था, कैसे गलती कर दी, प्लांट था, बेचा था आपने, प्लांट एसेट होती है, एसेट को सेल या परचेज करते तो एसेट के नाम से करते हैं, लेकिन आपने सेल्स नाम लिख दिया जो हम गुड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंट्री जो बननी थी वो बननी थी आपकी, सेल की है आपने प्लांट की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ये एंट्री बननी थी। आपने एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री कर दी आपने, ठीक है। तो अब देखो, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था उसको नहीं किया, तो सुधारी हुई एंट्री में इसको क्रेडिट करेंगे, और इसको क्रेडिट नहीं करना था और कर दिया तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी जो सुधार की एंट्री बनेगी वो बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी हमारी 26,000 से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्स को हम कौन से अकाउंट में शो करते हैं, या सेल हमारे लिए क्या होती है। सेल बिजनेस के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, इनकम कमाने का मेन मुख्य साधन होता है सेल्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके क्रेडिट साइड के ऊपर सेल शो होती, अगर सेल ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, अगर सेल कम होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, हमने पढ़ा था अकाउंट करते टाइम कि सेल्स अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी सेल अकाउंट में पे होने वाले किसी भी असर का प्रभाव आपके प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। सेल अकाउंट आपका इनकम होती है जिसको आपने डेबिट किया है, आप अगर इसको डेबिट करोगे तो इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, डिक्रीज में आप बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आप डेबिट करते हो नॉमिनल, जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट है, अगर आप उसको डेबिट करोगे तो वो डिक्रीज में शो होगा, अगर आप उनको क्रेडिट करोगे तो वो इंक्रीज में शो होगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि आपका सेल्स जो होती है हम आपको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको कर रहे हैं डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट में डिक्रीज में जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 सेल्स अकाउंट, ये आ जाएगा यहाँ पे 26,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, एक बार मैं इसको साफ कर लेती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपको, 6,000 ओइंग बाय कस्टमर had been omitted from the schedule of sundry debtors. ओके, omitted मतलब आप लिखना भूल गए। शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर, बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आप 6,000 रुपये आपको किसी से लेने थे, और वो जो कस्टमर था जिससे आपको 6,000 रुपये लेने थे, उसका डेटर अकाउंट में आप ये एंट्री करना भूल गए, वो आपका डेटर है जिससे आपको पैसा लेना है, तो आप डेटर अकाउंट में इस एंट्री को करना भूल गए। सिर्फ एक ही अकाउंट प्रभावित हो रहा है आपका, वो है डेटर का अकाउंट, तो इस एंट्री को जब आप सुधारोगे तो हम कर देंगे डेटर अकाउंट
डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम डाल देंगे ये एंट्री डेटर के नाम से कितने की है, 6000 की। और इस एंट्री का, क्योंकि डेटर जो होते हैं आपके वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, आपका पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 231 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर क्रेडिटर। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका गेन होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। हैड बीन ड्यूली एंटर्ड, मतलब ये आपके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा होता है, अगर आपको याद हो P&L अकाउंट बनाते थे जब। हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट बट नॉट पोस्टेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आपने इस पर्सन के क्रेडिटर के अकाउंट में तो डाल दिया, पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में नहीं डाला, मतलब एक ही अकाउंट आपका प्रभावित हो रहा है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जब डिस्काउंट आप रिसीव करते हो, तो नहीं किया तो अब कर देंगे, ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो डेबिट में चला जाएगा अब आपका सस्पेंस, क्योंकि इससे एक ही अकाउंट हो रहा है, तो ये सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे चली जाएगी अमाउंट 231। और क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी होती है और आपने उस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने उसको क्रेडिट कर रखा है तो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 231। ठीक है, अब क्या होगा देखो, 26,000 डिक्रीज में आ रहा है और 231 इंक्रीज में आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि नेट प्रॉफिट पे हमारा क्या प्रभाव पड़ा, इन जो हमने एंट्री सुधारी है इन सब का क्या प्रभाव पड़ा। अगर डिक्रीज वाला जो अमाउंट है वो इंक्रीज वाले अमाउंट से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर इंक्रीज साइड की अमाउंट डिक्रीज साइड की अमाउंट से ज़्यादा है, मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि डिक्रीज तो हो रही है 26,000 की और इंक्रीज हो रही है सिर्फ 231, यानी 26,000 में से अगर मैं 231 घटा दूं तो 25,769 रुपये बचते हैं, मतलब इतने रुपये से आपका प्रॉफिट माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय इतना। ओके, और जो आपका सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया था, अगर आप सस्पेंस अकाउंट के दोनों साइड का टोटल यहां पे करोगे तो ये आपका बिल्कुल इक्वल आएगा यहाँ पे, तो सस्पेंस अकाउंट का भी इक्वल आ गया और आपका ये भी पता चल गया कि प्रॉफिट आपके पे क्या असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरी चीज़। यहाँ पे तो हमने एक स्टेटमेंट बनाई है प्रॉफिट पे असर जानने के लिए, यही एक नई चीज़ थी जिसमें हमने एक साइड डिक्रीज करी है डेबिट और एक साइड हमने इंक्रीज करी है क्रेडिट। ठीक है, एक और तरीका भी है जानने का कि आपने के प्रॉफिट पे क्या पड़ा है सुधार की एंट्रीज का। हम एक क्या करते हैं, रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से हम एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस या संशोधित लाभ हानि खाता। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो आइटम्स आप लिखते हो, जितनी भी आइटम्स हैं, अगर आप उनको डेबिट पे साइड पे लिखते हो, ठीक है, तो इन्हें आप जो नया प्रॉफिट एंड रिवाइज्ड P&L अकाउंट बनाओगे, एक रिवाइज्ड P&L अकाउंट, इसके भी डेबिट साइड पे लिखोगे। अगर आप कब डेबिट करते हो, अगर आप उनको सुधार प्रविष्टि के अंदर डेबिट करते हो। ठीक है, और जो आइटम आप P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हो, ठीक है, अगर आप सुधार प्रविष्टि में भी उनको क्रेडिट करते हो, ठीक है, तो आप उनको क्या करोगे, P&L अकाउंट के भी क्रेडिट साइड के ऊपर शो कर दोगे। दोबारा बता देती हूं,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली किसी भी मद को या किसी भी आइटम को अगर आप सुधार प्रविष्टि में डेबिट करते हो तो रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसे डेबिट साइड पे दिखाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली किसी भी आइटम को अगर आप क्रेडिट करते हो सुधार प्रविष्टि के अंदर तो हम रिवाइज्ड P&L के अंदर उस आइटम को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड में से जब आप डेबिट साइड माइनस करोगे तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड पे इनकम लिखते हैं और डेबिट साइड पे आपका एक्सपेंस लिखते हैं। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो आपका प्रॉफिट में इंक्रीज होती है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट में डिक्रीज होती है। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। सुंदर फाउंड ए डिफरेंस ऑफ 270 इन द ट्रायल बैलेंस। वही बात है, ट्रायल बैलेंस में 270 रुपये का डिफरेंस मिला। फाइनल अकाउंट बनाने थे, इतना टाइम नहीं था कि आप सारी जो है गलतियां सुधारो। तो आपने क्या किया, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए आपने एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से जिस भी साइड पे वो डिफरेंस आ रहा था, जिस भी साइड का टोटल कम था, उस साइड सस्पेंस अकाउंट लिख दिया और 270 उसमें डाल दिया और दोनों साइड का टोटल जो है आपने बराबर कर दिया। सेम चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही एक सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा और सस्पेंस अकाउंट के आप क्या कहते हैं, डेबिट साइड के ऊपर 270 रुपये दिखा दोगे। फिर आती है फर्स्ट एंट्री जो आपको सुधारनी है। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज पोस्टेड ट्वाइस। आपने सैलरी जो थी वो 2 बार आपने शो कर दी, मार्च की सैलरी, ठीक है। मार्च की सैलरी आपने 2 बार शो की है, तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक ही अकाउंट प्रभावित हो रहा है, सैलरी का अकाउंट, और किसी का अकाउंट प्रभावित नहीं हो रहा। पोस्टेड नाम है, पोस्टेड का मतलब है आपने लेजर अकाउंट में गलती करी है, जनरल एंट्री में नहीं। यानी सिर्फ एक ही अकाउंट में सैलरी का अकाउंट बनाते समय जनरल एंट्री आपने सही करी होगी। एंट्री इसकी बननी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने प्रॉपर बिल्कुल सही बनाई। लेकिन जब आपने लेजर अकाउंट बनाया, एक सैलरी का अकाउंट बनाया, एक कैश अकाउंट बनाया, तो सैलरी के अकाउंट में आपने गलती करी है, कैश अकाउंट आपका सही बना होगा, ठीक है। एक ही अकाउंट प्रभावित हो रहा है तो ये वन साइडेड एरर है। आपने सैलरी को 2 बार लिखा, यानी आपने ओवरकास्ट कर दिया, सैलरी की अमाउंट ज़्यादा लिख दी। सैलरी का बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। तो अगर आपको इसको कम करना है तो आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी सुधार की, वो बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 155 रुपये से, ठीक है। अब क्या हुआ इसका, देखो सस्पेंस अकाउंट मैं आपको दोबारा से नहीं बना के दिखाऊंगी। सस्पेंस अकाउंट अब अच्छे से बना सकते हो कि सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे ये सैलरी नाम से 155 रुपये जाएंगे। अब हम जो रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे ये हो गया आपका रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने क्या कहा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली किसी भी आइटम को अगर आप क्रेडिट करते हो तो रिवाइज्ड P&L की क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरी अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और सैलरी अकाउंट को यहाँ पे आप क्रेडिट कर रहे हो तो यहाँ पे रिवाइज्ड P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सैलरी के नाम से 155 रुपये आप डाल दोगे, ठीक है। अब दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं हम। बाय द बैंकर्स वर पोस्टेड डायरेक्टली इन कंसर्न अकाउंट्स थ्रू द पासबुक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ₹75। तो आपने बाकी सारी चीज़ें तो सही करी हैं, पर आपने सिर्फ कैश बुक के अंदर 75 रुपये लिखना आप भूल गए। जब आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव करते हो तो आपकी एंट्री बनती है, क्योंकि बैंक से रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में आपके पैसा आता है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। इस तरीके की एंट्री आपने बनाई, आपने बाकी सब ठीक करा, बस आपने कैश बुक के अंदर ये एंट्री करना भूल गए। तो अब हमें इसे सस्पेंस अकाउंट की मदद से सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कैश बुक प्रभावित हो रही है। तो आपका ये बन जाएगा, बैंक डेबिट करना था तो हम डेबिट कर देंगे, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर ये 75 रुपये की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और बैंक अकाउंट क्योंकि हमारा
बैंक अकाउंट जो होता है उसको हम ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, तो इस एंट्री का हमारे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं होगा, तो इसे हम यहाँ पे P&L में भी दिखाएंगे। अगली पे चलते हैं। गुड्स वर्थ 700 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के तौर पे आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब जब फ्री सैंपल के तौर पे आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब है आपके गुड्स फ्री सैंपल से कम हो गए हैं। ठीक है, गुड्स कम हो गए हैं मतलब गुड्स को हम दो ही अकाउंट से शो करते हैं। मैं 50 बार बोल चुकी, एक बार और बताती हूँ। गुड्स को सिर्फ हम दो अकाउंट से शो करते हैं, या तो परचेज या सेल। सेल तभी दिखाते जब सेल हो रही है। परचेज से हम शो करते हैं हमारे पास स्टॉक कितना है, या तो परचेज किया हमारे पास आया, या हमारे पास ऑलरेडी कितना स्टॉक है। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। अगर आपका गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है, घट रहा है सेल के अलावा किसी दूसरी वजह से, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा लो अपनी। अब फ्री सैंपल आपने बांटे हैं, तो इसकी जनरल एंट्री बननी चाहिए थी फ्री सैंपल अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट। ठीक है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि परचेज गुड्स आपके कम हो रहे हैं। कितने रुपए से कम हो रहे हैं? 700 रुपए से। ठीक है, हैज नॉट बीन टेकन इनटू बुक्स। जर्नल के अंदर आपने एंट्री नहीं की, जर्नल एंट्री नहीं की आपने बुक्स, तो इसका मतलब आप एंट्री भूल गए थे, तो एंट्री अब हमने कर दी। सिंपल सी एंट्री बनेगी, डबल 2 साइडेड एरर है, 700 और 700, तो सस्पेंस अकाउंट पे इसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अब परचेज अकाउंट आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा जाता है, और परचेज अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। अकाउंट में भी हम क्रेडिट साइड पे परचेज लिखेंगे 700 रुपये। ओके, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट का खर्चा, फ्री सैंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, आपने इसको डेबिट किया है, तो अब हम इसे यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे, या तो फ्री सैंपल या फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट का एक तरीका होता है, तो हम इसे एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं 700 रुपये। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक से आपने रेंट रिसीव किया है। रेंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। रेंट रिसीव्ड का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिटेड बोथ टू रेंट अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। ठीक है, आपने क्या किया, रेंट अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया और अशोक के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया। अकाउंट में एंट्री करते वक्त आपने गलती करी है। जर्नल एंट्री जो बनती है रेंट रिसीव की, वो बनती है अशोक अकाउंट डेबिट, डेबिट द गिवर टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो रेंट को तो आपको क्रेडिट करना था और आपने क्रेडिट ही किया, तो ये ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ अशोक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि आपको अशोक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो अब हमें वन साइडेड है, एक सिर्फ अशोक के अकाउंट पे फर्क पड़ रहा है, तो अशोक के अकाउंट को डेबिट करना था, तो अब हमें करना पड़ेगा करेक्टिंग एंट्री में अशोक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 350। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 350 की एंट्री हो जाएगी। अशोक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो इसका हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ये परचेज ऑफ ए चेयर फ्रॉम करनाल फर्नीचर मार्ट फॉर 65 रुपीज हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक एज 56। ओके, परचेज बुक में एंटर यानी अपनी जनरल एंट्री में आपने गड़बड़ कर दी। तो आपने एक चेयर परचेज करी, फर्नीचर परचेज करा, और फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर एसेट होती है, एसेट आप परचेज करते हो तो उसको एसेट के नाम से दिखाते हो, आपने उसको परचेज के नाम से दिखा दिया। चलो, इसमें आपने ये 2 साइडेड एरर है, दो आपके अकाउंट जो है इसमें प्रभावित हो रहे, तो हुआ क्या है अभी देख लेते हैं। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपने फर्नीचर परचेज किया था करनाल फर्नीचर मार्ट से, तो एंट्री बननी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू करनाल फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ये एंट्री बननी थी कितने रुपए से बननी थी? 65 रुपए से। ये आपकी एंट्री बननी थी। आपने गलत क्या बना दी, आपने परचेज में लिख दिया।
तो आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू करनाल फर्नीचर मार्ट अकाउंट, लेकिन 56 रुपये से। तो आपने दो गलती की। एक तो आपने गलत अकाउंट डेबिट कर दिया, ऊपर से आपने गलत अमाउंट लिख दी, कम अमाउंट लिख दी जबकि ज़्यादा लिखनी थी। अब देखो, इसको करनाल फर्नीचर मार्ट को आपको क्रेडिट करना था और आपने क्रेडिट किया, अकाउंट सही जगह लिखा है, यही आना चाहिए था, पर आपने इसको अंडरकास्ट कर दिया, यानी कम दिखा दिया। अगर आपने क्रेडिट कम कर दिया तो इसको हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा सुधार वाली एंट्री में। यानी करनाल फर्नीचर मार्ट के क्रेडिट साइड पे आने तो चाहिए थे 65, आपने लिख दिए 56। ठीक है, अब इस 56 को 65 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बाकी का बैलेंस है 9 रुपये, वो मुझे इसको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, तो इसका टोटल 65 होगा, तो इसको मुझे क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो सुधार की एंट्री में ये तो हमारा क्रेडिट ही होगा 9 रुपये से। इसको आपको डेबिट नहीं करना था, आपने कर दिया, तो अब बढ़ा दिया आपने डेबिट से, इसको ओवरकास्ट कर दिया, तो अब इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। टू परचेज कितने से, 56 रुपये से बढ़ाया था, तो 56 रुपये से एक कम कर देंगे। और फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किया 65 रुपये से, तो अब कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 65। अब इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ लिखी हुई है आपको, परचेज, और परचेज अकाउंट को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। यहाँ हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा 56 रुपये। ठीक है, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ओल्ड मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड की है आपने, तो मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू प्रोप्राइटर केशव फॉर 400 was entered in sales book as sales to किशोर। इसमें तो आपने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रखी है। तो मतलब आपने मशीनरी अकाउंट को सेल अकाउंट से बदल दिया और केशव के अकाउंट को किशोर के अकाउंट से बदल दिया। ठीक है, आपने क्या किया है, एंट्री तो बननी थी मशीनरी अकाउंट, आपने सेल की है ना, आपने क्या किया है, हाँ मशीनरी सेल की है और केशव को सेल किया है। ठीक है, तो सेल हुई है केशव को, तो डेबिट द रिसीवर, केशव डेबिट टू मशीनरी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये एंट्री बननी थी आपकी। ठीक है, 400 रुपये से आपने क्या किया, आपने सेल दिखा दिया, और वो भी किसे दिखाया, किशोर को, तो आपने ये एंट्री बना दी, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 400। अभी मुझे सुधारना पड़ेगा, देखो कैसे सुधरेगी ये, इसे डेबिट करना था और इसे डेबिट कर दिया, यानी इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट से कम हो गया, इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट में बढ़ गया, तो क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे, केशव डेबिट 400, और इसे क्रेडिट कर देंगे कम करने के लिए, किशोर 400। इसे क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया, तो क्रेडिट बैलेंस इसका कम हो गया, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसे हम क्रेडिट कर देंगे, टू मशीनरी 400। इसे क्रेडिट नहीं करना था, तो इसका क्रेडिट का बैलेंस बढ़ गया, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 400, ये एंट्री बनेगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ सेल्स अकाउंट ऐसा अकाउंट है। ठीक है, तो सेल्स को आपने डेबिट किया है, तो यहाँ पे भी रिवाइज P&L में भी हम इसे डेबिट कर देंगे 400 रुपये से। ठीक है, अब आते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है, ये वाली जो आपकी एंट्री है इसको ध्यान से देखो, कैश परचेजेस फ्रॉम अजय 189 वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज इन परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम बोथ। कैश परचेज अकाउंट के अंदर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो अकाउंट्स को, परचेज अकाउंट के अंदर हम
क्रेडिट परचेजेस को डालते हैं। यहाँ परचेज बुक की बात हो रही है और कैश बुक की बात हो रही है। परचेज अकाउंट में हम क्रेडिट परचेजेस को डालते हैं। जितनी भी आपकी कैश परचेज या कैश सेल होती है उसे हम कैश बुक के अंदर करते हैं। परचेज बुक और सेल्स बुक, इनके अंदर हम सिर्फ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स को हम ही रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ हमें बोल रहा है कि आपने कैश परचेज किया और आपने उसको कैश बुक में तो दिखाया ही दिखाया, आपने उसे परचेज में भी शो कर दिया है। अगर आपने कैश परचेज किया है तो जो आपकी कैश बुक है, ठीक है, परचेज किया है तो कैश आपके पास से गया होगा, वहाँ क्रेडिट साइड के ऊपर दिखाना था। आपने क्या किया, परचेज बुक में इसे डेबिट साइड पे शो कर दिया एज परचेज, और आपने अब परचेज दिखाई है, परचेज बुक में दिखाया तो परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज दिखाते हैं, तो क्रेडिट परचेज जिससे परचेज किया उसके अकाउंट में भी फर्क पड़ेगा, और अजय के अकाउंट में आपने इसको क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। जो हमारी एंट्री होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, क्रेडिट परचेज की एंट्री, ठीक है, आपने इसको इस तरीके से दिखा दिया। तो अगर इसके अकाउंट को आपने गलत डेबिट करा है, डेबिट बैलेंस ओवरकास्ट हो गया, तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा 189 से, और अगर इसको आपने गलत क्रेडिट किया, क्रेडिट का बैलेंस ओवरकास्ट हो गया, तो आपको इसे 189 से डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री बन जाएगी अजय टू परचेज, ठीक है। अब परचेज अकाउंट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में आता है, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट साइड पे हम डाल देंगे परचेज। कितने की परचेज है, 189। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 8th एंट्री के अंदर आपको बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय 300 रुपीज, कि जो आपके क्लोजिंग स्टॉक है उसकी अमाउंट आपने 300 रुपये से कम दिखाई है। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जिसको आपको याद रखना है। पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए एसेट होती है, और एसेट का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया गया है, इसका मतलब आपने क्लोजिंग स्टॉक को 300 रुपये से कम दिखाया है। तो अगर आपको इस एरर को ठीक करना है तो आपको 300 रुपये क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट साइड पे लिखने पड़ेंगे, यानी आपको क्लोजिंग स्टॉक को 300 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा, तब उसका बैलेंस बराबर आएगा। दूसरी चीज, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर दिखाया जाता है। जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे हम सेल्स दिखाते हैं और यहाँ हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, अगर मान लीजिए 300 रुपए से, मान लो क्लोजिंग स्टॉक टोटल था आपका 500 रुपए का, 300 रुपए से अंडर वैल्यू का मतलब है 300 रुपए कम, यानी 200 रुपए पे शो हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं हम, तो यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक में 200 रुपए शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर मुझे इस एरर को ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक मुझे 500 यानी 500 दिखाना पड़ेगा 300 रुपए बढ़ा के। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अगर मैं यहाँ 300 रुपए लिख दूंगी तो अब क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना दिखाएगा, 500 दिखाएगा, समझ रहे हो। और क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है, इसका बैलेंस होता है डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट साइड पे आपने सिर्फ 200 दिखाया, तो सही करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, अगर मैं इसको डेबिट कर दूंगी क्लोजिंग स्टॉक को 300 रुपए से, तो ये हो जाएगा मेरा 500। यानी दो जगह पे इसकी एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना पड़ेगा, कमी जो है आपकी जिससे अंडर वैल्यू करा है 300 रुपए से, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 300 रुपए से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह पे दिखाते हैं। पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा आपका क्या कहते हैं उसको, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये आपका क्लोजिंग स्टॉक को हमें डेबिट करेंगे क्योंकि ये आपकी एसेट होती है, और एसेट का आपको बैलेंस बढ़ाना है, 300 रुपए से कम दिखा रखा था, बढ़ाना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं हम, और अगर वहां पे कम है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट को ही क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, वो याद है ना, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करूंगी टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसका मतलब होता है ट्रेडिंग
अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 300 रुपये से। तो इसकी एंट्री बन जाएगी, जो हम सुधार की एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो 300 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट और 300 रुपये से ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये एक नई चीज अभी मैंने आपको बताई है। अब क्या इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो आपका P&L अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट वाली जो गलती है, इसको ठीक करने के लिए जिस अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट किया है तो P&L अकाउंट, रिवाइज P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री जाएगी। लेकिन किस नाम से जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने किस अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्लोजिंग स्टॉक को। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री 300 रुपये से। तो ये एक नई एंट्री है कि क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप अंडर वैल्यू करते हो तो क्या, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया होता ना 300 रुपये से, मान लो आपने 300 रुपये ज्यादा दिखा दिए होते, तो हमें क्या करना पड़ता, क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो टोटल था 500 रुपये, आपने 300 रुपये ज्यादा दिखा दिए, यानी आपने यहाँ पे 800 रुपये दिखा दिए और दिखाने कितने थे 500। तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, क्रेडिट साइड पे 300 रुपये डालने पड़ते। ठीक है, ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दो जगह क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि हम दो जगह लिखते हैं इसलिए ये दो जगह पे इसकी करेक्शन एंट्री हो रही है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाना था 500, आपने दिखा दिया 800, तो मुझे क्या करना पड़ता, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करना पड़ता 300 रुपये से। तो ये एंट्री उल्टी हो जाती। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक एक स्पेशल आइटम है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम हमेशा दो जगह पे लिखते हैं, एक बैलेंस शीट में, एक ट्रेडिंग अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्योंकि एसेट के रूप में लिखा जाता है तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो अगर आपने अंडर वैल्यू किया है तो एक बार आपको क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा उसको बढ़ाने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपका क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी बिल ऑफ 4350 रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग BR है, BR का बैलेंस डेबिट होता है। फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, रिपेयर ऑफ मशीनरी के लिए आपने इसे लिया था और रिपेयर आपका एक्सपेंस होता है तो उसका बैलेंस भी आपका डेबिट होता है। वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 320। ओके, तो 3 अकाउंट प्रभावित होंगे, रिपेयर अकाउंट, अनुराग का अकाउंट, और क्योंकि आप सॉरी ये बिल है, बिल रिसीवेबल नहीं है, बिल है, सिर्फ बिल है। ओके, तो ये वही वाली एंट्री जो हमने एक बार पहले भी करी थी कि आपने इस पर्सन से रिपेयर करवाया है और इसने रिपेयर कर दी और बिल बना के आपको दे दिया, आपने उसको पैसे नहीं दिए और आपने रिपेयर की एंट्री जो है परचेज बुक में डाल दी, वो भी कम अमाउंट से। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री बननी थी आपकी अकाउंट डेबिट 350 रुपये से टू अनुराग, ये एंट्री बननी थी 350 से। और आपने जो गलत एंट्री बनाई बना दी टू अनुराग, और वो भी 320 रुपये से। ठीक है, तो अनुराग को क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट किया, ये तो ठीक है। तो लेकिन आपने क्या किया, 30 रुपये कम दिखा दिए, 30 रुपये से क्रेडिट कम कर दिया, तो अभी ठीक करने के लिए क्रेडिट साइड पे 30 रुपये लिखने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा टू अनुराग 30 रुपये। ओके, परचेज को आपको डेबिट नहीं करना था, आपने कर दिया, तो ठीक करने के लिए अब क्या पड़ेगा, इसे क्रेडिट करना पड़ेगा 320 रुपये। और इस रिपेयर को डेबिट करना था, आपने नहीं किया, तो अब करना पड़ेगा रिपेयर 350 रुपये से। अब एक खर्चा है, परचेज खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है दोनों, और दोनों के दोनों आपके P&L ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे भी लिखे जाएंगे। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है तो यहाँ पे भी रिपेयर अकाउंट डेबिट आ जाएगा, और परचेज को क्रेडिट किया है तो परचेज यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा 320। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे। अब आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का टोटल, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका आएगा 16,720। डेबिट साइड का आप टोटल देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 16,720 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट लिखेंगे हम, इसका मतलब ये हमारे जितनी भी इनकम हुई है एक्सपेंस, तो
तो इनकम एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो ज़्यादा है का मतलब क्या है, वो है आपका नेट प्रॉफिट। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, सारी को सुधारेगा कि आपका नेट प्रॉफिट इतने से बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरर दूर करोगे और रिवाइज P&L अकाउंट बना के या फिर ये स्टेटमेंट बना के आप ये बताओगे कि प्रॉफिट पे क्या असर हुआ है, प्रॉफिट बढ़ रहा है एरर सुधारने के बाद या घट रहा है। अब ये 18th इलस्ट्रेशन है, ये आपको खुद से करके देखना है और इसके अंदर आप चाहे तो स्टेटमेंट बनाओ या फिर आप अकाउंट रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उनमें से कोई भी तरीका आप अपनाओ। इसमें अगर दे रखा है आपको, ओके दे रखा है रिवाइज अकाउंट बनाना, तो रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे आप और फिर मुझे ये करके दिखाओगे कि किस तरीके से आपने आपके प्रॉफिट पे असर हो रहा है और कैसे आपने ये एरर इसके अंदर दिखा रखी है वो दूर की है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है इन एरर के अंदर तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो, लेकिन 18th का इलस्ट्रेशन आपको खुद से करके देखना है।